नमस्कार। नमस्कार पश्चिम सर। बंगाल में झंडे गाड़ने के बाद ममता दी का एक नया सफर शुरू होने जा रहा है। नया इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ममता दी जिस शिद्दत के साथ चुनाव लड़ती हैं, वो शिद्दत पिछले 25 साल अकेले संघर्ष करने के बाद पहली बार देखने में नज़र आ रहा है। और इसकी वजह क्या है ये तो ममता दी ज़्यादा अच्छा जानती हैं क्योंकि पश्चिम बंगाल में लगातार सत्ता पाने के बाद तीसरी बार सत्ता पाने के बाद और पहले भी अगर आप देखें तो सत्ता का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद भी वो अन्य राज्यों में उस शिद्दत के साथ नहीं लड़ी, जो शिद्दत इस बार उनमें देखने को लिए मिल रही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ममता जी के नए, ताज़े और बड़े फैसले को लेकर के कि अब वो गोवा ऐसी जगह में कहाँ पश्चिम बंगाल और कहाँ गोवा, एक पूरब और एक पूरी तरीके से पश्चिम। ममता दी जो है गोवा में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और वो भी कोई छोटे-मोटे स्तर पे नहीं, बड़े स्तर पर लड़ने का फैसला किया है। और इसी के साथ-साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गोवा ही, त्रिपुरा में भी यही बात सामने सुनने को, समझने को नज़र आ रही है। तो इस पूरी रणनीति को हम जानने की कोशिश करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हमारे साथ हैं। बहुत-बहुत मानव जी आपका, आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी के लिए समय निकाला और रणनीति का खुलासा करने की हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे। खुलासा क्या होगा? बातचीत होगी। आपको क्या लगता है कि ये इतने लंबे संघर्ष के बाद में ममता दी ने जब अकेले पार्टी करती रही हैं और उसके बाद में अब अचानक एक बड़े स्तर पर, ठीक है, गोवा छोटा राज्य है, 40 सीटें हैं, या त्रिपुरा भी कोई बहुत बड़ा राज्य नहीं, वो भी छोटा ही राज्य है। तो क्या सोचा है कि पहले खिचड़ी के चारों तरफ जो छोटे-छोटे किले हैं, उनको फ़तेह करने का सिलसिला शुरू किया जाए और फिर बाद में अन्य राज्यों पर। मैं जानबूझ के अभी ये सवाल नहीं पूछूँगा, अगला सवाल इसी पर होगा। पहले आप इसका जवाब दे दें, फिर उसके बाद आगे बात। तो पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है आपके माध्यम से पूरे देश को। और सर जिस तरीके से आपने शुरुआत करी सर, संघर्ष वाली जीवन है दीदी की, संघर्षपूर्ण जीवन रहा है उनका। आपको पता है जब वो कांग्रेस में थी और जिस तरीके से वामपंथियों ने उनके शरीर के हर एक हड्डियों को तोड़ दिया था, एक महिला होते हुए उन्होंने जुझारू रूप से और सबसे सात प्रखर रूप से उन्होंने चुनौती दी वामपंथी सरकार को। और जब उनको पता था कि जो कांग्रेस जो धुंधलाई हुई कांग्रेस थी, वो नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस थी, वो उनके बाद वाले बहुत सारे नेतागणों की कांग्रेस थी और वो अपने आप में ही एक चिरमराई हुई थी। उनको देश के लिए कार्य नहीं करना था और कुछ नेतागण को अपने लिए करना था। और दीदी को पता चला कि नहीं, ये बंगाल की उन्नति के लिए सबसे खतरनाक रूप है, तो उन्होंने बहुत ही दिल पे पत्थर रखते हुए और अपने हिम्मत पे उन्होंने एक नई पार्टी बनाई, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, जिसका जन्म फर्स्ट 1 जनवरी 1998 को हुआ। आज लगभग 23 वर्ष हो गए हैं और इन 23 वर्षों में जिस तरीके से ईश्वर की असीम कृपा दीदी के ऊपर रही है और दीदी के मेहनत ने जो रंग लाया है, और आज आपको पता है जिस तरीके से बंगाल हर तरीके से खिलकारी में है, ये उसी का स्वरूप है। और उसके बाद दीदी ने बहुत प्रयास किया और एक समय आया जब हमने वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका। आपको पता है जब हमारी पहली सरकार बनी तो लगभग हम 185 लगभग सीटें लेके हम आए थे। हमने अपनी सरकार बनाई थी। उस समय कांग्रेस हमारे साथ जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद 2011 का इलेक्शन हुआ जब दीदी ने अकेले ही लड़ा और 200 पार हमने पहली बार अचीव करी। और इस बार जब पूरे देश ने 2021, उसके बाद 2016 आया, 2016 में हमने 200 पार किया, 2011 में सॉरी हमने 185 सीटें लेके सरकार बनाई और उसके बाद हम आज आए हैं 2021। तीसरी बार हमारी सरकार बनी और पूरे देश ने देखा है कि जिस तरीके से बीजेपी की घृणात्मक राजनीति, बीजेपी की ईडी सीबीआई वाली राजनीति जो है, और जिस तरीके से पूरा कैबिनेट बंगाल में आके चिपक गया था कि भैया बंगाल को जीतना है, बंगाल को हड़पना है, वो बंगाल को सेवा करना नहीं चाहते थे, यही वो मार खा गए। क्योंकि दीदी जो हमारी है, मैंने आपको बताया था सर बहुत पहले कि जितना शायद गांधी जी के बाद पूरे हिंदुस्तान में, हमारे बापू के बाद जिन्होंने सबसे ज्यादा पद यात्रा करी है, वो एक ही नेत्री हैं, सुश्री ममता बनर्जी।
और जिस तरीके से उनका जो संघर्ष रहा है वो ज़मीनी संघर्ष है सर। वो घर-घर पहुँचती हैं, चाहे वो कन्याश्री हो, जब उनको पता चला महिलाएँ की जो बच्चियाँ होती हैं, उनको जल्दी विवाह कर दिया जाता है कि परिवार में पैसों की तंगी रहती है, उन्होंने कन्याश्री लाए। जब उनको पता चला बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती हैं, क्यों? क्योंकि उनको आने-जाने में ले जाने के लिए उनके जो परिवार वाले जो प्रियजन हैं, वो खेती में काम करते हैं, तो समय नहीं दे पाते, तो उन्होंने साइकिल का इस्तेमाल करने की कोशिश करी, जो ग्रामीण इलाके में सोबत साथी बोल के बहुत चला। फिर उन्होंने क्या किया कि भाई बच्चों को कपड़े नहीं थे स्कूल जाने के लिए, हमारे बच्चे जाते थे खाली पैर जाते थे, कपड़े नहीं होते थे, फटे-फुरारे कपड़े पहन के जाते थे। तो उन्हें बोला नहीं, बच्चों को हमारे कपड़े मिलने चाहिए, उनको अच्छे जूते मिलने चाहिए। जो बड़े-बड़े अंग्रेजी स्कूल में जिस तरीके से नॉटी बॉय शूज़ चलता था बाटा का, तो दीदी ने बाटा के शूज़ अप्लाई किए और वही हुआ। और उसके बाद क्या था सर, वो तो बस इतिहास है। फिर उन्होंने बहुत सारे प्रकल्प लाए जो आज के डेट में हमारे यूनाइटेड नेशन में भी प्रसिद्ध हैं, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं का सशक्तिकरण किया, महिलाओं को समृद्ध बनाने का जो लक्ष्य उन्होंने तय किया, यही वो कारण है कि वो तीसरी बार नहीं, अनंत काल तक जब तक दीदी रहेंगी, तब तक वही इस प्रांत का नेतृत्व करेंगे। और इसी कारणवश जब उन्होंने देखा कि भाई एक जो घृणात्मक सरकार है जो दिल्ली की, और जिस तरीके से घृणा फैला रही है पूरे देश में, सांप्रदायिक शक्तियों का जो अलग तरीके से सशक्तिकरण वो करना चाहती है और देश को तोड़ने में वो लगी है, तब उनको लगा नहीं, हमको पहले अपने बंगाल को बचाना होगा। जब उन्होंने बंगाल के बाहर कदम रखने की कोशिश करी और जिस तरीके से घृणात्मक राजनीति उनकी चली, तब उनको लगा कि हमारे बंगाल की अस्मिता को भी वो खंडित कर देंगे। तो मुझे अपने बंगाल को पहले एक माँ की तरह सजोना होगा, एक दीदी बहन की तरह लोगों के साथ परस्पर खड़ा होना होगा। एक रक्षाबंधन सिर्फ भाई का ही दायित्व तो नहीं रहता है, एक बहन का भी दायित्व रहता है अपने भाई की सुरक्षा के लिए। तो उन्होंने वो दायित्व भी निभाया और फिर जब बंगाल 2021 में जो हम जीते हैं और जिस तरीके से ये घृणात्मक और क्या बोलते हैं उसको, दानव प्रवृत्ति की जो सरकार रही है बीजेपी वाली, जो हर तरीके के चक्रव्यूह रचना चाहती थी, जो हमने चक्रव्यूह को तोड़ा। अब हमने अपनी शक्ति को संभाला और जो स्वॉट एनालिसिस जिसको बोलते हैं सर, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड एनालिसिस एंड थ्रेट, जो इंटरनल स्वॉट हमने करा, हमने अपने आप को मजबूत किया। अब समय आया कि भाई हमारी शक्ति अनुसार हम उस प्रांत में पहुंचेंगे जहां बीजेपी से हमारी सीधी सीधी लड़ाई होगी। तो पहली सरकार कहाँ है बीजेपी की? त्रिपुरा में है। और वहां हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि हमारा जो भाषा है, हमारे जो नेतागण हैं, उनकी जो भाषाएं हैं वो सबसे प्रिय है, वो एक ही भाषा में बात करते हैं। तो उसमें हमने अपने आप को पहले कनेक्ट पाया। दूसरी बात, जो हमारी जो सोच है, जो हमारी सेक्युलर सोच है, जो हमारी सबको और महिलाओं को सशक्तिकरण करना, महिलाओं को आगे लेके चलने वाली जो सोच है, वो कोस्टल गोवा में हमको मिला। कोस्टल गोवा में जो उनकी सोच है वो एकदम बिल्कुल बंगाल की तरह है। वहाँ महिलाएं काफी समृद्ध रहती हैं, काफी उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, वो हमेशा खुशी-खुशी रहती हैं और वो डिसीजन मेकर्स होती हैं। तो दीदी ने देखा ये भी एक प्रांत है जो बीजेपी की है और बीजेपी उसको खंडित कर रही है, तो चलो हमको बीजेपी से लड़ना है, तो हम वहां पहुंच गए। ये रहा गोवा और त्रिपुरा। और जहां तक बात है सर पूरे देश की, हम लोग पहले करना चाहते हैं क्या? पहले सर ये जो छोटी-छोटी राज्य है, जिसको आप छोटी मानते होंगे, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े राज्य है। हम बंगाल से बाहर निकल रहे हैं, हमारे देश का हर वो कण हमारे लिए बहुत बड़ा है जहां हम पहुंचते हैं, क्योंकि हमको उसमें आस्था है, हमको हमारे देश में आस्था है, तो हम वहां पहुंचे। तो त्रिपुरा और गोवा में हम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे पहले से भी, अब हम लोग प्रखर रूप से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में भी हम जा रहे हैं और ये सब भाषाओं के साथ हमारा काफी समझ में रहा है। और एक सोच, गोवा की जो सोच है, महिलाओं के प्रति उनका जो सम्मान है, उसी के लिए हम गोवा पहुंच गए। और इन मीन बहुत सारी ऐसी जर्नी है, जो फ्लाइट हमारी जाती है तो बहुत सारे प्रांतों को हम क्रॉस करके जाते हैं, तो हम वहां भी हैं। मानव, लेकिन ये आपने बहुत बड़ी बात कही है, एक जिसको हम लोगों को सोचना होगा कि क्या सचमुच रहता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा लगता है कि शायद आप सही भी कह रहे हैं कि ममता दी ने पिछले 25, 26, 20, 22 जो भी साल रहा हो, मतलब सरकार पार्टी बना करके 20-22 साल रहे हैं, उसके पहले उनकी संघर्ष की राजनीति रही है। ममता दी के बारे में कहा जाता है कि वो छापामार राजनीति करती हैं और पूरी तरीके से, मैं अपनी तरफ से भी और ये जोड़ रहा हूँ जो आपने नहीं कहा, छापामार राजनीति करती है और फिर वो उसमें रहती है। लेकिन क्या ये सचमुच इतना बड़ा सच है कि गांधी जी के बाद किसी एक नेत्री ने जो है वो एक पैदल चल करके राजनीति की है, दौड़ करके राजनीति की है, रथ यात्रा की राजनीति नहीं की है? आपका क्या कहना है? सर, ये मैंने आपको पहले भी बताया है सर, मुझे नहीं, पूरे विश्व को इसका ज्ञात हो जाएगा और अगर वो एनालिसिस निकालेंगे, क्योंकि देखिए जब दीदी काम करती है तो वो ट्रैकर नहीं रखती, उनको मीडिया मैनेजमेंट में मैं बोलता हूँ अभी भी दीदी उस तरीके से प्रखर नहीं है जिस तरीके से हमारी बाकी जो अपोजिशन पार्टियां हैं,
हमारे लिए जो ऑपोजिशन है। तो ये मीडिया ट्रैकर की बात अलग है, लेकिन अगर फुट ट्रैकर की बात आप करें, पद यात्रा की अगर बात करें, तो निश्चित रूप से महात्मा गांधी के बाद एक ही नेत्री है जिन्होंने सबसे ज्यादा पद यात्रा करी है और पॉलिटिकल पद यात्रा भी करी है। मैं पॉलिटिकल पद यात्रा इसलिए बोलता हूं कि संघर्ष की जो लड़ाई है वो पॉलिटिक्स से या एडमिनिस्ट्रेशन से ही होती है। तो उसके थ्रू जो दीदी ने जो किया है ये प्रमाणित है, ये सिद्ध है, और कोई रथ यात्रा पद यात्रा से बड़ी नहीं हो सकती। मुझे पता है जब हम लोग रामायण देखते हैं तो प्रभु राम जब वनवास जा रहे थे और जब उन्होंने पूरे विश्व का कल्याण किया, रावण संहार किया, तो उन्होंने पद में ही किया। उनको लास्ट में, अंतिम में उनको रथ उनके मित्र ने उनको दिया कि नहीं प्रभु आपको रथ से लड़ना होगा इनसे, क्योंकि अगर आप क्या नाम है, रावण से अगर आपको लड़नी है तो रथ में तो आपको बैठना होगा। तब उन्होंने आखिर में शायद रथ का वाहन किया था। लेकिन सर सबसे बड़ी बात है कि दीदी पदयात्रा कर रही हैं और ये पदयात्रा ही है। और मुझे निश्चित रूप से कि अभी 28 तारीख को दीदी पहुंचेंगी गोवा, और मुझे विश्वास है, मेरी उनसे बात नहीं हुई इसके बारे में, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि वहां भी आपको पदयात्रा मिलेगी। हम रथ नहीं, हम पद में बिलीव करते हैं। पद चल के ही हम देश का कल्याण में अपना योगदान देना चाहते हैं। जी, मानव एक चीज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि दीदी अब जो है वो प्रदेश से निकल रही हैं। पहले भी थोड़ा बहुत उन्होंने चुनाव की कोशिश की थी लड़ने की, लेकिन चाहे वो उत्तर प्रदेश रहा हो, बिहार रहा हो, दिल्ली में भी बड़े जोरों शोर से उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो बात बनी नहीं यहाँ पर। और अरविंद केजरीवाल के साथ रहने के बाद भी चुनाव लड़ने की जब बात आई तो फिर मामला बहुत जमा नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या सिर्फ एक यही वजह है कि वहाँ त्रिपुरा, जो आपने बड़ा तार्किक बात की है कि त्रिपुरा और गोवा जहाँ अब दीदी पूरे तरीके से पूरे मन से चुनाव लड़ना चाहती हैं, वहां पर ज्यादा कारण उसका ये है कि महिला शक्ति वहां प्रभावी है। कोस्टल गोवा से लेकर के त्रिपुरा तक में वहां मात्रात्मक सत्ता ज्यादा काम करती है, और जैसे कि पश्चिम बंगाल में है, तो वो महिलाओं को आकर्षित करने के सवाल पे ही ज्यादा संभावनाएं दिखती हैं, या और भी कुछ है? क्योंकि जिन योजनाओं का आपने जिक्र किया था, चाहे वो कपड़े की हो, साइकिल देने की हो, ऐसा नहीं है कि पहली बार दीदी ने की है, उसके पहले अन्य राज्यों में भी, बिहार समेत जो सबसे पिछड़ा माना जाता है, उस वहां पे भी ये बातें हुई थी। नई योजना नहीं थी, लेकिन दीदी का कनेक्ट जितना रहा है वो शायद किसी राजनेता का नहीं रहा है। तो आपका और क्या कारण मानते हैं आप कि त्रिपुरा और गोवा में जाने की वजह और पूरी तरीके से लड़ने की वजह क्या है? सर सबसे पहले बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से हमने अपने प्रकल्पों को जमीनी स्तर पे उतार पाए हैं, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा था कि हम जमीनी स्तर पे पहुंच रहे थे। जी। हेलो, हाँ हाँ जी, हाँ जी। और दूसरी बात यहाँ है सर, जो त्रिपुरा और गोवा की बात है, सर दीदी ने ममत्व का निर्वाह किया है पूरे प्रांत में। और जहां तक गोवा और त्रिपुरा की बात है, यहाँ पे हमारा जो कनेक्ट है, हम सिर्फ महिलाओं को कनेक्ट नहीं करना चाहते, इसी द्वारा हम पूरे देश की महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, उनको वो ऊर्जा देना चाहते हैं। अगर महिलाएं कर सकती हैं, अगर बंगाल की महिलाएं कर सकती हैं, और फिर परस्पर गोवा और त्रिपुरा की महिलाएं भी करेंगी, तो आप क्यों पीछे रहेंगी? जिस तरीके से यूपी में, बिहार में महिलाएं की वोट मात्रा बहुत कम है, हम चाहते हैं कि वो जाके वोट दें और अपने आप को बताएं कि भाई आपका भी बात रखा जाएगा, आपका भी उतना ही महत्व है जितना एक पुरुष का है। क्योंकि पुरुष प्रमुख प्रांत जितने भी हैं, वहां देखा गया है कि महिलाओं का वोट कौन बहुत कम रहता है। अब यूपी ले लीजिए, अब बिहार ले लीजिए, अब मध्य प्रदेश ले लीजिए, राजस्थान ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, ये कुछ एक प्रांत है जहाँ पे देखा गया हिस्टोरिकली कि महिलाओं का वोट बैंक बहुत कम है। लेकिन जहां जहां महिलाएं सुरक्षित हैं, जहां जहां महिलाओं को सम्मान मिलता है, उन प्रांतों का देख लीजिए, हम बहुत ज्यादा है। जैसे बंगाल हो जाए, चाहे महाराष्ट्र हो जाए, चाहे यूपी, चाहे गोवा हो जाए, त्रिपुरा हो जाए, टोटल नॉर्थ ईस्ट हो जाए, फिर आप नीचे तमिलनाडु में चले जाइए, कर्नाटका में चले जाइए, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, ये बहुत सारे ऐसे प्रांत हैं जहाँ महिलाएं प्रखर रूप से वोट देती हैं। लेकिन वहीं आप चले जाइए उत्तर प्रदेश, जो सबसे बड़ा राज्य है हमारे देश का, वहाँ महिलाओं का वोट परसेंटेज कम है, बिहार का वोट परसेंटेज कम है, मध्य प्रदेश का कम है, राजस्थान का कम है। तो सर ये जो दो राज्य हमारे साथ जुड़ेंगी और जब ये हम जीत के आएंगे और जब हम देश को अवगत कराएंगे कि महिलाओं ने पूरा योगदान दिया है दीदी को लाने में और दीदी के पदयात्रा को दिल्ली तक पहुंचाने में, तब देश जागरूक होगा। हम देश को जागरूक करना चाहते हैं, हम महिलाओं को जागरूक करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम सांप्रदायिक की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, हम सेक्युलरिज्म
सब में हमारा समन्वय हो, सर्वधर्म समभाव हमारा ही मंत्र है। तो हम चाहते हैं और हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और हमको किसी तरीके से कोई इसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमने मंथन करके ये पद तो बढ़ा दिया है। और दीदी ने जिस तरीके से कार्य का निर्वाह करते हुए जब ये पहुंची है गोवा और त्रिपुरा, तो चिरमिराई हुई है बीजेपी भाजपा सरकार, डरी हुई है मोदी शासन। वो तो नहीं चाहते कि हमारा गठबंधन यूपी में किसी के साथ भी हो, वो तो नहीं चाहते कि बिहार में भी हमारा गठबंधन हो, वो तो नहीं चाहते कि हम राजस्थान और गुजरात भी पहुंचे। ठीक है, वो नहीं चाहते, उनकी चाहत से तो देश नहीं चलेगा। हम काम कर रहे हैं, हम करेंगे इसे। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि वहां त्रिपुरा या गोवा दोनों जगह मुद्दे क्या होंगे पार्टी के? सबसे बड़ा मुद्दा हमारा होगा सर वहां पे रोजगार, बेरोजगारी जिस तरीके से चली हुई है, भ्रमित राजनीति जो बीजेपी कर रही है उसके खिलाफ हम सच्चाई की राजनीति लाना चाहते हैं। महिलाओं का सम्मान हम करवाना चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और बेटी की सुरक्षा में हम प्राथमिकता देना चाहते हैं। गोवा को अगर आप ले लीजिए, गोवा की जो धरोहर है, उनकी जो धरोहर रही है, उनकी प्रकृति को हम सजोना चाहते हैं। हम व्यवसाय नहीं, हम सशक्तिकरण करना चाहते हैं मानवता का। हम सशक्तिकरण करना चाहते हैं कि वहाँ पर्यावरण अच्छे से रहे, लोग वहाँ जाए खुश मिजाज रहे। हर जगह सर पर्यावरण को खंडित करते हुए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। कुछ एक जगहें हैं हमारे देश में, क्योंकि हमारा देश बहुत ही सुंदर देश है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके मेघालय तक, हमें कुछ एक प्रांत है, कुछ एक प्रांत और कुछ एक जगहें हैं जहाँ की प्रकृति को हमको सजो के रखना है। हम उसके ऊपर चिंतन कर रहे हैं, वहाँ की अस्मिता के ऊपर हम चिंतन कर रहे हैं, और हम वही चीज गोवा और त्रिपुरा में परस्पर वही कर रहे हैं और हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। एक चीज और बताइए, वो बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में। क्या दीदी अब एकला चलो की राजनीति करना चाहती है? क्योंकि तय है कि जब आप त्रिपुरा जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, तो कांग्रेस को तो आपने किनारे कर दिया। पहले तो आपने पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जय जय की और फिर उसके बाद कांग्रेस को बिल्कुल किनारे कर दिया, बिल्कुल खत्म हो गई कांग्रेस वहां पर। अब क्या थोड़ा सा रुख कांग्रेस में भी लग रहा है कि वो भी अब एकला चलो की नीति में चलना चाहती है, क्योंकि उसका आधार खत्म हो रहा है। क्या दीदी भी अब एकला चलो विपक्ष की राजनीति में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं है, उत्सुक नहीं है? क्या एकला चलो, क्योंकि जब मैं फिर वही शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ कि त्रिपुरा और गोवा जब लड़ने जा रही है, तो तय है कि कांग्रेस को डंप करके ही आगे बढ़ेंगी। तो क्या आपका क्या मानना है? सर देखिए सर, हम तो बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम कांग्रेस से नहीं लड़ रहे हैं। कांग्रेस अपनी लड़ाई खुद करे। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी रही हुई है इस देश की, काफी सालों तक उन्होंने राज्य किया है, पूरे देश पे राज्य किया है, हर प्रांत में उनकी सरकार रही हुई है। अभी क्या कारण है कि वो पिछड़ रहे हैं, ये तो उनको चिंतन करना होगा, उनको अपने समुद्र मंथन में जाना होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का जो अभी स्वरूप दिख रहा है, वो हमसे शायद सीख रहे हैं, क्योंकि सर हम भी एक पुराने कांग्रेसी रहे हुए हैं। तो जो भी सीख रहा है, अगर अच्छी चीज सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर एकलो चलो रे मंत्र तो सर बंगाल का ही है। हमारे ठाकुर साहब ने ये मंत्र दिया था, अकेला चलो, जब कोई तुम्हारे साथ ना दे तुम अकेले चलो। तो सर हम अकेले चल रहे हैं सर, और हम अकेले चल रहे हैं देश को जीतने के लिए नहीं, हम देश सेवा में अकेले चल रहे हैं। हम देश के प्रति समर्पित हैं, हम देश को एक रखना चाहते हैं, हम देश के वासियों को प्रेम देना चाहते हैं। हम घृणात्मक राजनीति के खिलाफ हैं, हम उस सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ हैं, और हम उस मोदी शासन के खिलाफ हैं जो पूरे देश को तोड़ने में और देश को बिखेरने में लगी है। ना ही वो हेल्थ में ख्याल रख सकते हैं, ना ही वो इकोनॉमी में ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही वो प्रांतों की जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर उनको संचय है। उनको सिर्फ सरकार बनानी है और किसी तरीके से भी सरकार बनानी है, तो वो कर रहे हैं। और हम चाह रहे हैं कि लोगों से सेवा बने रहे, सेवा भाव से। और दीदी वही कर रही है सर, और दीदी ने जितना किया है सर लोगों के लिए, लोगों के साथ खड़े होके, ये उसी का नतीजा है कि बीजेपी घबराई हुई है। वो घबराई हुई, हमारे पोस्टर फाड़े जा रहे हैं गोवा में, आप भी देख रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। तो ठीक है, वो पोस्टर फाड़ेंगे, मन से हमको कहाँ निकाल पाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपकी नीति सफल हो, क्योंकि आप की पार्टी में और आपके नेता में जो संघर्ष का मादा है वो निश्चित रूप से बहुत कम लोगों में है, बहुत कम पार्टियों में है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देते हैं नए युद्ध के लिए, नए संघर्ष के लिए। लेकिन ये ध्यान तो रखना ही होगा कि विपक्ष इस समय छितर रहा है। ये मेरी एक थोड़ी सी टिप्पणी है। बहुत बहुत आभार आपका पंजाब केसरी से बातचीत करने के लिए आपको। ठीक है, थैंक यू।